जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं HLFT 42 प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। HLFT 42 प्रोग्राम एरो इंडिया 2023 के बाद मानो ठंडे बस्ते में चला गया और इसको लेकर कोई मेजर रिपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रही थी। जो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली उसमें यही कहा गया कि अब ये प्रोग्राम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंटरनली फंडेड होगा, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का इंटरेस्ट इस चीज़ की व्याख्या करेगा कि इसके नंबर्स कितने होंगे और इनका क्या क्या रोल में यूज़ किया जाएगा। लेकिन फाइनली एक लंबे समय के बाद एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंफर्म कर दिया है कि वो इंडियन एयरफोर्स के साथ मिल करके HLFT 42 प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाती जा रही है। ये एज अ लीडिंग फाइटर ट्रेनर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा, जहां पर पायलट्स जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 को उड़ाने वाले हैं, उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, अब HLFT 42 का जो संलग्न है ये एमका और तेजस मार्क 2 से हो चुका है। सबसे खास बात यहाँ पर एक ये भी है कि सोर्सेस ने ये भी बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि जो HLFT 42 है इसमें एक हाई थ्रस्ट इंजन का यूज़ होना चाहिए, ताकि जो भारतीय वायुसेना की डिमांड है वो पूरी करी जा सके। और वो इंजन ऐसा होना चाहिए जो हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सके, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की डिमांड ये है कि हर महीने तकरीबन 30 से 40 घंटे की जो मंथली फ्लाइंग रिक्वायरमेंट्स है पर जेट, वो यहाँ पर उनको चाहिए। और ये सब इंश्योर करने के लिए ऐसा इंजन होना चाहिए जो कि इनके अवेलेबिलिटी रेट को बढ़ा सके। रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनमें जो AL-31 इंजन है उनको यूज़ कर सके, जो कि हमें SU-27 और SU-30 MKI में देखने को मिलता है। और इनकी जो रिलायबिलिटी है और अवेलेबिलिटी है ये भी भारत में काफ़ी अच्छी है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है दूसरे ऑप्शंस भी इस समय यहाँ पर देखने को मिले, जहाँ पर F414 को भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। अब क्योंकि ये दोनों इंजन भारत में बनने हैं, तो ये HAL को डिसाइड करना है कि किस इंजन के साथ उन्हें HLFT 42 में उड़ान भरनी है। इनिशियली माना गया था कि HLFT 42 जो प्लेटफॉर्म है ये कावेरी इंजन के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन ये साइज और कैपेबिलिटी में तेजस मार्क 2 से थोड़ा ही छोटा है और इसके लिए माना गया कि जो F404 कैटेगरी के इंजन है ये सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं दे पाएंगे। कुछ रिपोर्ट तो ये भी इंगित करती है कि इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट अपने फ्रेंच पार्टनर के साथ जो 120 किलोटन का इंजन विकसित करने वाली है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठेगा कि क्या जो टाइमलाइन यहाँ पर बताई गई है उस पर ये मैच कर पाएंगे। हालांकि कोई स्पष्ट टाइमलाइन तो सामने नहीं आई है, क्योंकि माना जा रहा है कि HLFT 42 भी हमें 2030 के दशक में ही देखने को मिलेगा और ये वही टाइम होगा जब 120 किलोटन का इंजन बनाया जाएगा। तो देखना ये है कि इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको लेकर क्या निर्णय लेती है। खैर, अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो AL-31 यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है और संभावित है कि शायद AL-31 ही हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। HLFT 42 को लेकर इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आई थी उसमें कहा गया था कि इसके टोटल 4 वेरिएंट तैयार किए जाएंगे, जिसमें से एक लीडिंग फाइटर ट्रेनर, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 10 से 11 BBR मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा, और एक OMCA देखने को मिल सकता है, यानी ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो हो सकता है ये सारे वेरिएंट हमें देखने को मिल जाए, लेकिन इस समय जो सबसे प्राथमिक प्रोजेक्ट है वो है HLFT 42 के लीडिंग फाइटर ट्रेनर वेरिएंट को विकसित करना, क्योंकि ये तेजस मार्क 2 और एमका के पायलट्स को ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पर काम पूरा करने वाला है। आपको इस एयरक्राफ्ट से कितनी उम्मीदें हैं और क्या आपको लगता है इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम में अपना समर्थन देकर सही किया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर के जिसने इस समय काफ़ी हलचल मचा दी है, MRFA, जिसको मानकर हम लोग चल रहे थे कि ये प्रोग्राम अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब यहाँ पर ये बोतल से निकले भूत के जैसे फिर से सामने आ चुका है और इस बार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जो इस प्रोग्राम को लेकर कुछ उल्लेखनीय जानकारी सामने रख रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने के बाद भारतीय वायुसेना भारत सरकार के सामने पहुंची है, जहां पर वो एडिशनल 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उनकी खरीद के लिए जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का प्रपोजल है वो सामने रख चुकी है। और ये एयरक्राफ्ट MRFA में जो फॉरेन कोलैबोरेशन है उसके अंतर्गत डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, ऐसा भी रिपोर्ट्स में इंगित किया गया है। खैर, ये जो मूव सामने आया है इसमें बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखा है।
अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो अगले महीने या 1 से 2 महीने में जो मीटिंग है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की जानी है, वो इस पर अपना अंतिम निर्णय देंगे और वहीं से डिसाइड होगा कि भविष्य क्या होने वाला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि गवर्नमेंट के पास ही जो फाइनल डिसीजन है वो लेने का अब मौका है और वहीं से क्लियर हो जाएगा कि हमें राफेल देखने को मिलेंगे या कोई और एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। खैर, आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारतीय वायुसेना राफेल के साथ साथ इक्वली जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं उनके तरफ भी देख रही है और 1 से 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन जो 5th जनरेशन फाइटर्स की हैं ये भी भारतीय वायुसेना की तरफ से एक्टिवली कंसिडर की जा रही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत ने न तो अमेरिका और न ही रूस के साथ अभी जो फॉर्मल टॉक्स हैं वो शुरू करी हैं। खैर, अब अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट से एक बार ध्यान हटा भी लें तो ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि यहाँ पर कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारतीय वायुसेना जो मिक्स्ड फ्लीट है उनकी तरफ देख रही है। तो प्रैक्टिकली देखें कौन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। देखिए, दोनों प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेहतर है और दोनों को एक साथ कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि एक 4.5 जनरेशन में सबसे एडवांस है, दूसरा एक एडवांस 5th जनरेशन फाइटर है। अब राफेल के केस में हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि हमने ऑलरेडी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिया है। हमारे पास एमआरओ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास इनके इंजन की एमआरओ फैसिलिटीज़ हैं और हमने भारतीय नौसेना के लिए भी 26 की संख्या में खरीद रखा है। तो जो कॉमनैलिटी फैक्टर होगा ये हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। और क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी जो सप्लाई चेन है वो होने वाली है और हाल ही में अभी जो राफेल फाइटर के कंप्लीट फ्यूजलाज को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वो भी अब फॉर्म हो चुका है। तो भारत के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम SU-57 फैलन की बात करें तो SU-57 फैलन भारत को जो पोटेंशियल 5th जनरेशन थ्रेट्स हैं उनसे बचाने का काम करेगा। तो यहाँ पर अब निर्णय जो है ये भारत सरकार की तरफ से लिया जाना है। खैर, जो MRFA है इसको लेकर RFI 2019 में जारी करी गई थी, जिसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्स में हमने कई रिपोर्ट्स को फॉलो किया और अलग अलग रिपोर्ट्स में यही कहा गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अब 110 फाइटर को लेकर अगर आप लोकल प्रोडक्शन के लिए जाएंगे तो ये एक लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और आप 2030 के दशक के पहले फाइटर की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया कि आप लिमिटेड नंबर्स में SU-57 और लिमिटेड नंबर्स में ही आप जो राफेल फाइटर्स हैं इनको ले लें, ताकि आप तत्काल ज़रूरतों को पूरा कर सकें जब तक कि AMCA और तेजस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म नहीं आ जाते। 1 से 2 स्क्वाड्रन राफेल की और तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन SU-57 की जो लेने की सलाह है वो दी गई है। लेकिन आपको फिर से बता दें कि अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होगी जहां पर निर्णय लिया जाएगा और वहीं से क्लियर हो जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है, भारत को क्या अब 5th जनरेशन फाइटर पे सीधा इन्वेस्ट करना चाहिए या एडिशनल राफेल के साथ हमें 1 से 2 स्क्वाड्रन जो 5th जनरेशन फाइटर की हैं वो एक्वायर करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।